दिन सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में? यस, 1 घंटा। और ये एक मेरा साइंटिफिक मेथड है। अभी तक 11 कंट्रीज के बच्चों की हैंडराइटिंग में करेक्ट करती हूँ। ऐसी वेव्स हमारी ब्रेन में ड्वेल होती है जो उस समय आती है जब एक इंसान मेडिटेट करता है। हाउ टू इम्प्रूव, तो वो तरीका मैं बताती हूँ। Welcome to Jute for Life Social. नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि आपका स्वागत करती हूँ जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में एक बार फिर एक खास मेहमान के साथ। जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो एक शख्सियत है हमारे साथ जो कि बच्चों को वापस हाथ में कलम पकड़ा रही। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनको वेदों के फॉर्मूलों से हंसा रही है। समाज को सुधारने निकली दो ताकतों की मालकिन आज हमारे साथ हैं मैडम दीपाली वासवानी जी, और जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। मैम, जूट फॉर लाइफ जैसे आप जानती हैं एक दूध के प्रोडक्ट्स बनाने की महिलाओं की संस्था है, और जूट फॉर लाइफ सोशल हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ते हैं। और आप जैसे शख्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी बात पूरे समाज तक पहुंचाना ही हमारा एक आखिरी उद्देश्य है जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मुझे ये बताइए कि मेरी हैंडराइटिंग में कैसे सुधारूं, क्योंकि कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, एम्बैरेसमेंट भी होता है। तो कितने दिन में आप मेरी हैंडराइटिंग सही करवा सकते हो? दिन सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में? यस, 1 घंटा। और ये एक मेरा साइंटिफिक मेथड है। इस मेथड से सिर्फ 4 स्ट्रोक और आपकी हैंडराइटिंग फिक्स। तो इसीलिए आपको कहा जाता है हैंडराइटिंग डॉक्टर। शायद इसीलिए आपका ये नाम पड़ा क्योंकि आप करती है हैंडराइटिंग फिक्स। और इसीलिए आज आप सोशल के पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये मेरा भी सौभाग्य है आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं जानती हूँ आप शिमला हिमाचल प्रदेश की पढ़ी हुई हैं, तो कैसे हैंडराइटिंग में रुचि कहाँ से आ गई? मैं अपना एक परिचय ये भी देना चाहती हूँ। मैं एक एजुकेशन से शुरू से जुड़ी हूँ। पहले कॉलेज में मैं लेक्चरर थी, उसके बाद मैंने 3-4 साल एज ए प्रिंसिपल एजुकेटर काम किया। तो मेनी टाइम्स मैंने देखा कि बच्चों में हैंडराइटिंग की वजह से नंबर कट हो रही हैं, और कई बच्चों की तो हैंडराइटिंग रीडेबल ही नहीं होती है। तो बच्चों की वो हैंडराइटिंग करेक्ट कैसे करें? मेनी टाइम्स टीचर्स क्या करती हैं, लिख देती हैं improve your handwriting, but they don't tell what is the way how to improve. तो वो तरीका मैं बताती हूँ। आप वैदिक मैथ्स की भी मास्टर हैं और बच्चों के मैथ्स का डर को आप ये कैलकुलेशंस के डर को दूर करते हैं। तो वैदिक मैथ्स और हैंडराइटिंग ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में कैसे बना? क्योंकि आपने पहली बार सुना है इन दोनों को किसी एक का मास्टर होता है। नहीं, दोनों में काफी संबंध है। वैदिक मैथ्स जहाँ हमारी मेंटल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हैंडराइटिंग भी कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारे हाथों को डायरेक्शंस देता है, कमांड्स देता है व्हाट वी हैव टू राइट। तो कहीं ना कहीं मानसिक मेंटल कैलकुलेशन और हमारे हाथों का कोऑर्डिनेशन ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और वैदिक मैथ्स जहाँ हमें स्पीड देता है, निरंतरता देता है, कंटिन्यूटी देता है, वही हैंडराइटिंग से हमारे फोकस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे में एकाग्रता आती है। जहाँ एकाग्रता फोकस हो गया तो वैदिक मैथ्स सीखना और भी इजी हो जाता है। आप अशांत मन से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हैंडराइटिंग एक ऐसी विधि है, जब हम हैंडराइटिंग करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब काफी लोगों पे कि जब बच्चों को बड़ों को सुंदर लिखने के लिए कहा गया, तो उनकी माइंड रीडिंग की गई। तो अल्फा वेव, ऐसी वेव्स हमारी ब्रेन में डेवलप होती हैं जो उस समय आती है जब एक इंसान
मेडिटेट करता है, तो इक्वल टू है दोनों टाइम। उस समय हमारे ब्रेन का लेवल वही होता है जो मेडिटेशन में होता है। तो नो डाउट अगर हमारा माइंड एकाग्र होगा, फोकस्ड होगा, कंसंट्रेशन लेवल हाई लेवल का होगा, तो हमारी कैलकुलेशन की गति स्पीड भी इफेक्ट होगी और हम काफी चीजें सीख पाएंगे और कैलकुलेशन कर पाएंगे, वो भी स्पीड। तो आजकल जेनजीज जो है, मैं देख रही हूँ दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और हमारे जेनजीज ने तो लिखना छोड़ ही दिया है। बिल्कुल, वो प्रेफर करते हैं टेक्स्ट करना, वॉइस मैसेजेस भेजना। तो आने वाले भविष्य में और वैदिक मैथ्स भी अगर आप कहें तो वो भी दिमाग का काम है। तो आने वाले समय में इसका मतलब क्या लिखना विलुप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम राइटिंग पे है, ओरल तो होता ही नहीं है। अगर हमें यूपीएससी भी क्लियर करना है, रिटन एग्जाम देना है वहां भी, तो कैसे हम कह सकते हैं कि आज की जनरेशन डिजिटलाइज्ड हो रही है? नॉट एट ऑल। देखिए, हमारे जितना हम डिजिटल होते जाएंगे, राइटिंग जैसे एब्रिविएशंस आ गई हैं, तो उससे हमारी स्पेलिंग्स हम भूल जाएंगे, स्पेलिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा और लिखने से हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। अगर हमारी मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो जब हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मैम थोड़ा हमारे ऑडियंस को मोटर स्किल्स के बारे में भी बताएं। मोटर स्किल्स का मतलब है जब हम लिखते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे रिस्ट और फिंगर्स या थंब काम नहीं करता है, ये सब काम करता है। तो कंधे से लेकर हाथों तक ये हमारी मोटर स्किल्स हैं। अगर यहाँ इसको हम लिखना छोड़ दें, देन यू विल स्टार्ट अगेन राइटिंग, तो आप देखेंगे कि आपको लिखना भी भूल जाएंगे, शब्दों की लेटर्स की फॉर्मेशन भूल जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, लिखते हुए आपके हाथों में एक अजीब सा दर्द महसूस होगा, ऐंठन महसूस होगी। तो यही हाल आजकल के बच्चों में है, लिखते कम है और जब एग्जाम्स में उनको लिखना पड़ता है तो उनकी स्पीड इफेक्ट करती है, वो तेजी से। क्या है? लेकिन मैक्सिमम नोट्स बनाए जिसमें डिजिटल अपना टाइपिंग कम करके आप कॉपी पेन पे लिखिए। एक एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी करके देखिए कि जब आप वैसे कहीं कुछ रीडिंग करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे कम करता है। जब आप लिखते हैं तो हमारी सारे सेंसर्स काम करती हैं, और मोर ओवर जब हम स्मार्टफोन हर कोई यूज करता है, तो स्मार्टफोन यूज करने से क्या होता है, उसमें ऑटो स्पेलिंग्स आते हैं जी। हमारी क्रिएटिविटी कुछ है, कुछ नहीं है, जीरो है। और अगर हमें सोच सोच के लिखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, हर लेटर का फॉर्मेशन अलग है, तो वो सब अगर हम करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी हो जाती है, हमारे सोचने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, वो बढ़ती है। मोर ओवर हमारे माइंड में उस समय कुछ ऐसी क्रिएशंस होती हैं जिससे हमारे लिखने के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट आपने जानकारी दी। जी, ये जानना चाहूंगी, आपने जैसे बताया था ग्राफोलॉजी, तो उनमें और आप में क्या अंतर है? आप टेक्स्ट करेक्टर हैं, यस, और ग्राफोलॉजिस्ट ग्राफोलॉजी आपके जो लिखे हुए शब्दों को आपकी लिखावट से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो उनके अनुसार आप छोटे दिल वाली हैं, और आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो उनके अनुसार आपका व्यक्तित्व बहुत ओपन है, खुला हुआ है। और कई बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तेज तेज, कि वो वो हैंडराइटिंग रीडेबल नहीं होती, तो उनका व्यक्तित्व ये दर्शाता है कि ये हमेशा तेजी में रहते हैं। या कईयों की हैंडराइटिंग बहुत ठहराव वाली होती है, तो वो ठहराव आपकी पर्सनालिटी को
एक्सप्लोर करता है, शो करता है कि आपकी हैंडराइटिंग के जरिए हमें लगता है कि आपका व्यक्तित्व भी वैसे धैर्यवान और ठहराव वाला होगा। तो आप टेक्स्ट करेक्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ग्राफोलॉजिस्ट भी बन गई हैं। आप इतनी हैंडराइटिंग करेक्ट कर चुकी हूँ लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों की, तो अब काफी कुछ चीजें पता चल गई और हैं। आप विदेशों में भी आप यस, अभी तक 11 कंट्रीज के बच्चों की हैंडराइटिंग में करेक्ट करती हूँ। तो क्या आप स्कूल्स के थ्रू जाते हैं? नहीं, बच्चे खुद पर्सनली अप्रोच करते हैं। तो आप कोई संस्था आप रन कर रहे हैं जिससे? यस, मेरा अपना एक इंस्टीट्यूशन है नंबर क्रंचर के नाम से, लाल बाग, जो लखनऊ के बाहर और आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हैं। वेरी नाइस। मतलब हमारे लिए, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत रेयर फील्ड है कि इसमें लोग, इस लाइन में भी लोग काम कर रहे हैं Yes. जिसमें आप हैंडराइटिंग को सुधार रहे हैं, वो भी 1 घंटे में। 1 घंटे एक घंटे में। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा शब्दों, लेटर्स की बनावट। हर लेटर कुछ कहता है, हर लेटर कहता है मेरी बनावट अलग है। बस उन नियमों का ध्यान रखिए। 1 घंटा क्या, आधे पौन घंटे में भी आपकी हैंडराइटिंग फिक्स हो सकती तो है। हम ये बताइए, ये कौन सी राज की बात है कि डॉक्टर्स की राइटिंग समझ नहीं आती? इसमें कोई कुछ है क्या, राज नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स नो डाउट इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैंने सुना है नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, महात्मा गांधी, इनकी भी हैंडराइटिंग अभी तक समझ में नहीं आई है, अच्छा। बिकॉज दे वर हाईली इंटेलेक्चुअल्स। जितना ज्यादा जल्दी आपका दिमाग चलता है, उतनी जल्दी आपके हाथ भी चलते हैं। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं और हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअल है, और हमारे हाथों का और दिमाग का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग खराब होगी है। अब बच्चे ये ना सोचे या अपने पेरेंट्स को ये ना कहें आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, दैट्स व्हाई माय हैंडराइटिंग इज बैड। नहीं, ऐसा नहीं है। हाथों का कोऑर्डिनेशन और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन मैच करना चाहिए। और डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग समवेयर समहाउ इसीलिए खराब हो जाती है क्योंकि वो सोच ज्यादा रहे होते हैं और उस हिसाब से उनके हाथ तेजी से नहीं चलते। और लेकिन अब काफी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सही है। एक टाइम था जब बहुत खराब थी, कहा जाता था केमिस्ट ही पढ़ पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैदिक मैथ्स जो है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन गाइड करता है, और अगर आप हैंडराइटिंग की बात करें तो वो राइट ब्रेन काम करता है। तो क्या आपने कोई केस ऐसा देखा है कि वैदिक मैथ्स करने की वजह से किसी की हैंडराइटिंग, कोई वैदिक मैथ्स का एक्सपर्ट बन गया तो उसकी हैंडराइटिंग में असर पड़ा हो? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर दोनों आपके एक्टिव हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका मिड ब्रेन भी एक्टिव हो जाए। कईयों के मिड ब्रेन एक्टिव जब हो जाते हैं तो दे बिकम सुपर इंटेलेक्चुअल। तो हैंडराइटिंग यानी कला से रिलेटेड जो बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिनका आर्ट्स में बहुत ध्यान है, गाने में, नाटक, थिएटर, एक्टिंग, तो समझिए उनका राइट ब्रेन एक्टिव है। और लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, ये सब लेफ्ट ब्रेन इसको देखता है। नो डाउट अगर वैदिक मैथ्स हमारा अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा तो हमारे हैंडराइटिंग को एक नए आयाम, नए डायमेंशंस मिलने की संभावना रहती है। एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? अगर हमने वैदिक मैथ्स में सिंबल्स भी होते हैं, साइंस भी है, नंबर्स भी हैं, और अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है, अगर हम लिखते अच्छा है, तो हमारी कैलकुलेशन, नंबरों की बनावट। देखिए, लिखना, हैंडराइटिंग सिर्फ एबीसी या हिंदी नहीं है, उसमें नंबर्स भी हैं। तो आपके अगर नंबर सुंदर लिखे होंगे तो आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी।
तो ये चीजें भी काम करती हैं। दर्शकों को बहुत अच्छी लग रही होंगी आपकी बातें, तो उनके लिए बोनस मेरा आपसे चीज चाहूंगी कि 10th और 12th के बच्चों के लिए कोई एक वैदिक मैथ्स की ऐसी ट्रिक बताइए और एक हैंड राइटिंग की ट्रिक, ताकि उनके 10% मार्क्स तो आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद बढ़ जाए। ठीक है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक तो ये है कि आप वैदिक मैथ्स करिए, ज्वाइन करिए कहीं से भी, जरूरी नहीं है मेरे से ही, आप वैदिक मैथ्स जरूर करिए। इससे आपकी मैथ्स स्पीड बढ़ती है और कई चीजें ऐसी हैं जो कवर होती हैं। मैं एक सिंपल ट्रिक ये बताऊंगी, इंटीजर्स और 25 तक के टेबल्स आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बात की 10th एंड 12th की, तो मैं तो ये कहूंगी मैथमेटिक्स पूरी जिंदगी आपके काम आता है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, चाहे जेई, चाहे नीट, कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं, तो भाई मैथ्स आपका पीछा, यस, मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है सारी उम्र। क्यों? हमारा यूनिवर्स ही मैथ्स पे टिका हुआ है, तो मैथ्स तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, ना सोच सकते हैं। तो 25 तक आपके टेबल लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। इंटीजर्स, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स इंटीजर्स पे टिका हुआ है, वो बिल्कुल सही हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, वैदिक मैथ्स अपने 16 सूत्र का मतलब होता है मैथड्स, इन 16 मैथड से इसको इजी भी कर देता है और स्पीड बहुत ले आता है। एक वैदिक मैथ्स का स्टूडेंट और एक नॉर्मल बच्चा एक सम करने में, जहां वैदिक मैथ्स वाला बच्चा 5-10 सेकेंड लेगा और नॉर्मल मैथमेटिक बच्चा उसी सम को करने में 20-25 मिनट्स लेगा। दैट इज फैक्ट। तो ये टिप नंबर 1 है बच्चों के लिए। और एक हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नाइस। देखिए, आप ये मत सोचिए कि गंदी हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग आपकी होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। ऐसा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग, कई लोग कह देते हैं इसको लिखना ही नहीं आता, लेकिन हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। अब तो आपने OSM का सुना होगा, इस बार 12th CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, तो उसमें आपके आंसर शीट स्कैन होंगे, फिर उसी कंप्यूटर पे ही सारे मार्किंग होगी। तो वहां पे देखिए कि आप फिजिकल कोई आपके पेपर चेक नहीं कर रहा, स्क्रीन पे हो रहे हैं, और स्क्रीन पे चेकिंग करते हुए एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक कर रहा है, तो उसको आपकी इन राइटिंग कम से कम समझ में आनी चाहिए। इट शुड बी रीडेबल। ऑल्दो आप कितना भी तेज लिखें, स्पीड से लिखें, लेकिन आपके शब्दों की बनावट खराब नहीं होनी चाहिए। जहां आपने शब्दों की बनावट खराब की, तो वो हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं रहती है। अब आप कहिए कि शब्दों की बनावट पे ध्यान रखें या लिखने पे या समय पे, क्योंकि हमारे पास तो कम समय होता है, तो हम कहाँ कहाँ ध्यान रखें। देखिए, हैंड राइटिंग सही रखिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद उसको लिखने की आदत डालिए। रोज एक स्पीड से एक पेपर लिखिए, एक पेज लिखिए। उसको लिखने के साथ साथ समय का भी ध्यान रखिए। ये सब चीजों का ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपका पेपर समय पे भी खत्म हो जाए। सब चीजें एक ही बात पे खत्म होती हैं, प्रैक्टिस। हर चीज का ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से 10% मार्क्स बढ़ना तो तय है इस बार ऑडियंस का, और बहुत बढ़िया मैम। आजकल जेनजी, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया, आजकल जेनजीज में कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है, और उसके साथ साथ उनको लिखने पढ़ने में भी दिक्कत होती है।
तो इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं जैसे कि। dyslexia। तो क्या वैदिक मैथ्स और हैंड राइटिंग से इसका कोई सुधार किया बिल्कुल, जा सकता है? ये हैंड राइटिंग डिसलेक्सिया वाले बच्चों पे हैंड राइटिंग क्लासेस बहुत इफेक्ट देती हैं, क्योंकि हमारा जो मेरा एक मेथड है, दैट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, हाथों पे कितना जोर डालना है, प्रेशर ऑन योर रिस्ट एंड ऑन योर फिंगर, प्लस कंसंट्रेशन, शब्दों की बनावट और आपकी मोटर स्किल्स। ये 4-5 जब बातें हम बच्चे जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, जिनको अपने लेटर फॉर्मेशन नहीं पता है, और वो साइंटिफिक मेथड से फॉर्मेशन सीखते हैं, तो नो डाउट उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। और वैदिक मैथ सीखने से कंसंट्रेशन तो बढ़ती ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो माइंड है वो स्पीडली एक गति के साथ कैलकुलेशन करना सीख जाता है। उससे हमारी माइंड में एक शार्पनेस आती है। वैदिक मैथ्स माइंड को शार्प करता है, और हैंड राइटिंग हमारे माइंड को डिक्शन कह सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेटर, या फोकस्ड, कुछ भी आप कहिए, यानी इन सब का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। तो बहुत हो गई बात बच्चों की, अब आखिर में महिलाओं की। महिलाओं की राइटिंग में अक्सर आपने सेल्फ डाउट देखा होगा, और दिखता भी है, वो सोच सोच के और अपने ऊपर ही शक करके वो लिखते हैं। काफी महिलाओं की समस्या है। तो क्या आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किया है कि अगर कोई महिला एक पन्ना रोज अच्छी सुंदर सी राइटिंग लिखे और 30 मिनट जो है 30 दिन तक और 10-10 मिनट की वैदिक मैथ्स की प्रैक्टिस करे, तो क्या ऐसा देखा जा सकता है कि उसकी सोच में बदलाव आए? बिल्कुल। देखिए, आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी है, बार बार मैं कह रही हूँ, गुड हैंड राइटिंग shows your personality. It's a reflection of your personality. It showcase about yourself. ग्राफोलॉजी क्यों बना? क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग से आपका व्यक्तित्व रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिन लेडीज की हैंड राइटिंग खराब है, वो इस पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। मुझसे कुछ टिप्स लेकर अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। और जो टीचर्स हैं, व्हेन दे राइट, जरूरी नहीं है कि हर टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी है जी। जब वो बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चों के एक सब कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज आता है, मैम की तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो वहां पे टीचर का जो पढ़ाने का एक कॉन्फिडेंस है, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो टीचर्स को, महिलाएं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे हाउस वाइफ है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्यों नहीं? प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, और महिलाओं से ज्यादा क्रिएटिव तो कोई हो ही नहीं सकता। और वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स, कई 80% मैंने महिलाएं ऐसी देखी हैं जो वो कहती है मैथ से डर लगता है, मैथ्स फोबिया है, हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बोल देता है तो हम डर जाते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग होगा। शॉपिंग करते हुए कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, बिलिंग करते हुए कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, हाउ मच आई हैव टू पे, एंड दे हैव टू यूज कैलकुलेटर। आजकल फोन में कैलकुलेटर क्यों आया है? मुझे लग रहा है यही एक रीजन होगा कि सबकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। तो औरतों को क्या, अगर आप किसी सब्जी स्ट्रीट वेंडर के पास बिल्कुल चले जाएं, वो लोग कितनी परफेक्टली वो लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनके पास शायद सब्स्टिट्यूट नहीं है कि वो सहारा नहीं, औरतों को तो चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रीट वेंडर से भी कुछ ना कुछ लेना है। और कई बार हमारा अल्प ज्ञान, कम नॉलेज, हमें कई बार बड़े बड़े फ्रॉड से फोन करवा देता है, हमें इनसे भी बचाव मिल जाता है।
तो जरूरी है कि आप कोशिश करिए कि हर चीज सीखिए। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने मैथ्स सिर्फ 10th तक किया हुआ, और मैथ्स तो मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा। मुझे लगता था कि मुझे मैथ्स फोबिया था, तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैथ्स में पढ़ाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैम, पता चला कि सर भी जो है दैनिक मैथ्स के गुरु हैं। तो आप पहले गुरु थे या वो पहले? नहीं, वो तो शुरू से गुरु थे, ओके। तो वो भी एजुकेशन से ही है, और वो सीए एंड सीएस। तो मेरे साथ तो हमेशा ये होता था। एक्चुअली मैंने अपना ये जो स्टार्टअप है नंबर क्रंचर 2018 से स्टार्ट किया। नंबर क्रंचर का क्या? नंबर क्रंचर का मतलब है कि नंबरों को ट्विस्ट कर दिया जाए, क्रंच कर दिया जाए, तो एक नया ही रूप आएगा सामने। तो उससे पहले 2018 से पहले मेरा मैथ्स एक फोबिया ही था, सिवाय एडिशन के मुझे कुछ नहीं आता था, सच बता रही हूँ। तो मैंने मैथ्स 10th के बाद तो छोड़ ही दिया था, और आगे से हस्बैंड ऐसे मिले सीए और सीएस, तो मैं इनके सामने कैलकुलेशन करती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था 99% वो हमेशा रॉन्ग होती थी, तो मैं कैलकुलेटर ही यूज करती थी। लेकिन जब मैंने अबैकस वैदिक मैथ्स का सोचा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कब मैंने कितने साल पहले 10th किया, ह्यूमैनिटीज की होते हुए वैदिक मैथ्स और अबैकस पढ़ाया। लेकिन अपने आप को चैलेंज देने अच्छे लगते हैं, और उसको मैंने एक अपना प्रोफेशन बनाया। और नो डाउट काफी बार कई चीजों को डीपली समझने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन इनका साथ रहा कि वॉज वेरी सपोर्टिव ऑन दैट डेज। तो ये मुझे छोटी छोटी बारीकियां जो मैथमेटिक्स की मैं भूल चुकी थी, उसमें से वापस निकाला। नंबर क्रंचर की बात पे ध्यान आया कि आजकल आप देखते हो कि पेरेंट्स का कितना ज्यादा प्रेशर है बच्चों पर नंबर्स के लिए। तो कितने बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं। और इस पर आप पेरेंट्स के लिए मैं चाहूंगी, बिकॉज आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज पेरेंट्स के लिए जो सिर्फ नंबर देखते हैं, क्योंकि मेरा तो ये, मैं भी ये बात मानने लगी हूँ कि कौन हमारे नंबर पूछता है, कि इस वक्त हम पढ़ाई में पहले कैसे थे या कैसे नहीं थे, और अब जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बियॉन्ड नंबर्स है। तो एक मैसेज आपकी तरफ से। बहुत ही अच्छा, और एक बहुत ही सटीक, और आज कल परसों ही सीबीएसई आईसीएसई के रिजल्ट आउट हुए हैं। मैम का ये जो क्वेश्चन है कि पेरेंट्स, इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है अगर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स की आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस होना जरूरी हो गया है। क्यों? इतने अच्छे स्कूल, इतनी अच्छी कोचिंग्स, सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक बहुत ही कंफर्ट लाइफ भी दी है। पढ़ाई के अलावा कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। इन सब के बाद भी अगर एक बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है कि ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू मी, कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत त्याग करते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, और अच्छी से अच्छी कोचिंग्स। लेकिन अब रिजल्ट तो आउट हो ही गया है, क्या ही करें। इसमें पेरेंट्स को कूल एंड काम तो होना पड़ेगा। हम थोड़ा सा बच्चों को कोशिश करिए बच्चों के साथ ज्यादा रूड मत हो। अब जो होना है हो ही गया है। कोशिश ये करिए कि उनको अपनी गलतियों से सीखने के लिए जो एक नई प्रणाली आई है, सीबीएसई ने खास तौर पे शुरू की है, जिसमें आपके
आंसर शीट आप तक आ सकते हैं, आप वो जरूर देखिए कहाँ पे आप गलत हैं, आपके मार्क्स क्यों कटे, तो आने वाले फ्यूचर में आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। एज अ पेरेंट अगर मेरी बेटी के मार्क्स अगर कम आते हैं, उन दैट टाइम बुरा तो लगता है, वी आर ह्यूमन, बट हमें ये देखना है कि बच्चे का लर्निंग स्पैन क्या था, उन्होंने कितनी डीप स्टडी की, स्पेलिंग्स पे ध्यान दिया कि नहीं दिया, मोर ओवर उन्होंने मेहनत की है कि स्मार्ट स्टडी की है, इन दोनों में फर्क है। मेहनत और स्मार्ट स्टडी दोनों साइड बाय साइड चलने चाहिए। एज ए पेरेंट थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए और आगे उनकी गलतियों को भविष्य में रिपीट ना करिए, और बच्चा आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें भी शैलो स्टडी ना करके डीप स्टडी करें। और एक क्वेश्चन इनका बहुत इम्पोर्टेंट कि हमारे नंबर कौन पूछता है, मैम नंबर्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। मेरे अगर 12th में 95 अबव मार्क्स हैं तो मेरे में एक अलग ही तरह का ऑरा होगा, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होगा। इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो नो डाउट वहां पे हमारे मार्क्स देखे जाते हैं, ये फॉल्स इंप्रेशन है। अगर हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपके 12th 10th के मार्क्स आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं कि आप अपनी स्टडीज को लेकर कितने सीरियस थे। आपने अगर अपनी स्टडीज में सीरियस थे तभी आप 90 अबव मार्क्स लेकर आए हैं। तो नो डाउट मार्क्स हमें कॉन्फिडेंस के अलावा बहुत कुछ देता है। ये मत सोचिए कि आने वाले 10 साल बाद मेरे मार्क्स कौन पूछेगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पूछेंगे जरूर। तो अच्छी जानकारी दी आपने, और ये जो कि भ्रम है लोगों में व्यक्त है, मेरे में भी है, तो बट ठीक है, करेक्ट किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मैम, आप तो देखिए कि आप यहाँ भी किसी भी एम्प्लॉय को रखते हो तो वो आपको मार्कशीट्स देते हैं ना, आप लेते हो, एक प्रूफ होता है, तो आप देखते हो 59 43, हाँ, तो आप कहते हो कि अच्छा, ये इसको तो- इम्प्रेशन खराब गया ना उसका कि यार इसको तो लगता है कुछ 10वीं में तो इसने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, बेसिक्स खराब है, तो वो एक इम्प्रेशन खराब होता है। 12th का आपकी मार्कशीट जाती है, कहीं भी आप अप्लाई करिए। मैं कॉलेज में लेक्चरर थी तो मैंने मेरे 12वीं के मार्क्स देखे थे। तो बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके, मेरा भी आपने काफी कुछ इम्प्रूव किया है। राइटिंग तो हो ही गई, लेकिन काफी भी जो एक भ्रम लेके हम लोग चलते रहते हैं जीवन में, और बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात you so करके। much. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी हैंड राइटिंग डॉक्टर की बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो हमारी डॉक्टर से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मैम से आप करियर काउंसलिंग भी करा सकते हैं, बच्चे 9th 10th के बाद क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी फील्ड चुने, उसकी भी गाइडेंस मैम देंगी आपको। और हैंड राइटिंग डॉक्टर तो है ही, और वैदिक मैथ्स एक्सपर्ट, तो ऑलराउंडर, एक महाशक्ति हमारे साथ आज आई है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके समय के लिए और आपकी वैल्यूएबल टिप्स के लिए, बच्चों के 10% मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।